सरकारी अधिकारियों से देश नहीं चल रहा है, व्यापारियों से देश चल रहा है। एमएसएमई इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। सर आज की डेट में रियलिटी ये है, इंडिया में अगर एक मैन्युफैक्चरर है तो वो सुसाइड करने पे बैठा हुआ है। गवर्नमेंट का इतना ये सब कहना कि भाई मेड इन इंडिया करेंगे, आत्मनिर्भर होगा, व्हाट इज द पॉइंट? हम अपने आप को चाइना से कंपेयर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस इंडिया की वैसी नहीं है। हम चाइना बनेंगे नेक्स्ट 50 साल बाद, लेकिन चाइना तब हमसे बहुत आगे निकल जाएगा। हमें परेशान क्या करती है? हमारी पॉलिसी बना दी सरकार ने। अब ग्राउंड में जब तक वो ऑफिसर और एक बाबू चपरासी तक वो एग्जीक्यूट करने पे आएंगे, एक लोकल पर्सन इतना पैसा खिला चुका होगा उसको कि वो हाथ खड़े कर देगा। क्योंकि डेवलपमेंट इंडिया में जो है, जो हम देखते हैं सड़क पे सड़क नहीं दिखती, गड्ढे दिखते हैं। इसीलिए तो आप ट्रेंड देखेंगे इंडिया में कि जो इंसान थोड़ा बड़ा बनता है वो इंडिया छोड़ने लगता है। बिजनेसमैन बैक ऑफ कर जाए तो देश क्रम्पल होने में 1 साल नहीं लगेगा, धड़धड़ा के गिरेगा। अब ये बेचारा बैकअप कर नहीं सकता और ये सबको पता है। फहद जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच रवि सर, थैंक यू सो मच। आप मेरे फेवरेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कोच और ब्रेन हो, माइंड हो, और मैं ये कॉन्वर्सेशन इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज वॉर तो हमने देख ली, डिसरप्शन हमने देख ली, रुपये की क्या हालत है, इंडिया इन इकोनॉमी की क्या हालत है, इंडियन बिजनेस की क्या हालत है, हम जानते हैं। बट आपसे ज़्यादा नहीं जानते होंगे क्योंकि आप एक्सपीरियंस करते हो, एक तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फर्स्ट हैंड, दूसरा आप बिजनेसमैन के साथ बहुत क्लोजली डील करते हो। मेरा पहला सवाल ये है कि वॉर ने सच में इंडिया पे और इंडिया के बिजनेसमैन पे और इंडिया के इंपोर्टर पे, एक्सपोर्टर पे, इंडिया के वेल्थ बिल्डर पे, इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, उसको छोड़ देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स, द पीपल दैट आर अफेक्टेड, क्या असर हुआ है? सर इसका असर सबसे पहले तो आम जनता से ये स्टार्ट होता है कि अगर उसकी जेब में 100 रुपए की बचत थी तब वो बच के 40 रुपए पे आ गई है, 50 रुपए पे, 60 रुपए पे आ गई, बिकॉज ही हैज टू शेल आउट मोर मनी ऑन बाइंग दैट सेम ब्लडी आइटम। राइट, जो वो खरीद रहा था कल 70 का, अब वो 90 का खरीद रहा है। हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, क्रूड जो भी रहा महंगा हो गया, फ्यूल एनर्जी। अल्टीमेटली जनता की कमर टूटी उससे, ठीक है, पहली हिट ये पड़ा। दूसरी चीज़, जो वेल्थ बिल्डर्स थे, अब उन्होंने क्या करा कि वेल्थ बिल्डिंग करने के साथ साथ पहले थोड़ी सेविंग्स पे फोकस करना चालू करा कि यार मैं थोड़ा पैसे बचा के रखता हूँ, क्योंकि कब क्या वॉर आ जाए वी नेवर नो। अभी इंडिया देख रहा है, एथेनॉल क्राइसिस देख रहा है, भारी भरकम प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे, क्या होगा पता नहीं है। मतलब अभी सर्टेनिटी इस बात की भी नहीं है कि एक 10 लाख की मारुति कोई खरीद रहा है या 1 करोड़ की डिफेंडर कोई खरीद रहा है तो बहुत आराम है। पहले एक बंदा खुश हो सकता था कि 1 करोड़ मैंने कमाए, गाड़ी खरीदी, अब वो 1 करोड़ लेके भी उसकी हालत टाइट हो रही है, वो सोच रहा है कि यार गाड़ी कब बंद हो जाएगी मेरी। तो कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। लास्ट 1 साल में डॉलर के मुकाबले रुपए जो है लगभग 10 रुपए ढीला हुआ है। कभी 85 पे घूमा करता था, अब 95 के आसपास घूम रहा है इन द लास्ट 1 to 1.5 ईयर्स। मतलब ये है कि आपका रुपया रखे रखे बैंक में कमजोर हो गया। बिल्कुल। कहने को अगर देसी भाषा में लोग समझना चाहते हैं कि कल आपके पास 10 लाख रुपए थे, तब वो 8-10% कमजोर हो चुके हैं। मतलब अब वो अप्रॉक्सीमेटली 90 पे आ गया, 90% पे आ गया। हाँ, पैसे की वैल्यू कमजोर हो गई, इरोड हुआ जा रहा है। सरकार हमें बोलती है कि गोल्ड नहीं लेना, उसके ऑब्वियस रीजंस है कि भाई फॉरेक्स इंडिया छोड़ के जाएगा, फॉरेन में जाएगा तो इंडिया अगेन कमजोर होगी इकोनॉमी। करेक्ट। आम आदमी करे तो करे क्या? पैसा कहाँ बिल्ड करे? रियल एस्टेट मार्केट है, रियल एस्टेट लाइक इंडियंस के पास पैसे इतने हैं नहीं। रियल एस्टेट की अगर आप परचेज पावर पैरिटी इंडिया में देखोगे तो 1:30 के आसपास चल रही होगी। अगर इंसान 1 लाख रुपए कमाता है तो 30 लाख का उसके पास सामने एक ऑप्शन दिखता है। मतलब उसको नेक्स्ट कितने साल तक गुलामी करनी है, नौकरी करनी है, वी नेवर नो। उसका कोई लॉजिक सेट नहीं होता है। हम जहाँ बैठे हुए अभी दिल्ली एनसीआर में, यहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टी का कोई लॉजिक नहीं दिखेगा, कोई हिसाब नहीं कुछ भी। 20 करोड़ रुपए की कोठी मिल रही है, 20 करोड़ की कोठी मिल रही है। कितना कमाता बंदा? 2 लाख रुपए महीना, 20 करोड़ की कोठी कैसे लेगा वो? फॉर दैट मैटर अगर कोई बंदा 2 करोड़ रुपए भी साल कमाता है तो 20 करोड़ की कोठी लेने में उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। इकोनॉमी कमजोर हुई है और एक्सपोर्ट्स की तरफ तो फोकस करना ही पड़ेगा, चाहे आप बाय हुक करो या बाय क्रुक करो। मैंने बहुत देर सरकार में ना देखा है, कस्टम्स, आई वाज पोस्टेड इन कस्टम्स, बोलती तो गवर्नमेंट बहुत है, देखो एक्सपोर्ट प्रमोशन, देश एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, सो एंड सो फोर्थ। जो ग्राउंड पे होता है वो बात अलग है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत ज़्यादा कैमरा के आगे उसके बारे में हम बोल भी नहीं सकते, बट वी ऑल नो कि होता क्या है। आज की डेट में रियलिटी क्या है एक्सपोर्टर की और इम्पोर्टर की? सर आज की डेट में रियलिटी ये है कि अगर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर से पहले स्टार्ट करें तो सबसे पहले वो लोकल लॉज से परेशान है। उसको ईएसआई परेशान कर रहा है, उसको नगर निगम परेशान कर रहा है, उसको लोकल म्यूनसिपैलिटी का कॉरपोरेटर परेशान कर रहा है, उसको हर जगह से परेशानी आ रही है। थोड़ी बहुत परेशानी जो उसकी बचती है उसका सप्लायर उसको परेशान कर देता है। कहने का अर्थ ये है कि इंडिया में अगर एक मैन्युफैक्चरर है तो वो सुसाइड करने पे बैठा हुआ है कि यार मेरे ऊपर तलवार लटक रही है लोन की,
आप जेब से 100 करोड़ डाल के या 50 करोड़ डाल के तो फैक्ट्री सेट कर नहीं सकते। आपने अपनी ज़मीन गिरवी रखी या लोन लिया, सरकार ने लोन दिया, बैंक ने लोन दिया, मान लेते हैं थोड़ी सब्सिडी में आपको लोन मिल गया, अब जब तक सेल्स नहीं होगा उसका लोन कवर नहीं होगा। सबसे बड़ा इशू ये है, मेरे पास जो आके लोग बोलते हैं कि जो इंडिया में रह गए खासकर, वो बोलते हैं कि सर इंडिया के मूड के हिसाब से हमारा धंधा होता है। अभी एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल महंगा हुआ तो पब्लिक ने उसको होल्ड कर लिया या खरीदना बंद कर दिया। एक आम इंसान जिसने 1 करोड़ रुपए बचाए थे अपने 20 साल की कमाई में, हस्बैंड वाइफ ने, कि घर बनाएंगे रिटायरमेंट के बाद, अब वो घर बनाने में असमर्थ है, सक्षम नहीं बचा, बिकॉज अब चीज़ें लास्ट 6 महीने में 30% महंगी हो गई। अब 30% महंगी हो गई, 1 करोड़ से बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख पे आ गई चीज़ें। आप हालत देख सकते हो, स्टील में देख लो आप, सीमेंट में देख लो आप, लोकल मटेरियल में देख लो आप, तो आम आदमी की कमर उसमें टूटी। सबसे बड़ा हिट पड़ा मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को यहाँ पे। इसके बाद अगर कोई हिट लेता है तो वो थोड़ा मर्चेंट एक्सपोर्टर लेता है। मेरे मोरबी में टाइल्स के बहुत सारे एक्सपोर्टर है, मोर देन आई थिंक 6 या 10 के आसपास होंगे। अच्छा। उन्होंने बोला है मुझे बात कि सर टाइल्स के रेट सिग्निफिकेंटली बढ़े, क्योंकि जो नेचुरल गैस होती थी हमारे पास है नहीं उतनी, सिग्निफिकेंटली मतलब 30% बढ़ गए। ऑर्डर्स तो हैं लेकिन अब वो क्वांटिटी वैसी नहीं रही। पैनिक है मार्केट में, और कौन ले रहा है? सेठ लोग फॉरेन के, जो स्टॉक करेंगे उसको वहां पे, जो लेके स्टॉक कर लेंगे और फिर लोकली बढ़ा के दाम बेचेंगे। एंड यूजर उसको यूज नहीं कर पा रहा है। आप कह लो कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनके पास या तो सरकारी फंडिंग हो सकती है या तो प्राइवेट इक्विटी उनकी बहुत ज़्यादा है फंड की, वो खरीद रहे हैं। ये सबसे बड़ा हिट इंडियन एक्सपोर्टर्स फेस कर रहे हैं। अब जब भी वर्ल्ड में मार्केट हिलता है, आपको ये समझना होगा कि लोग ये कहते हैं कि यार एक्सपोर्ट इंपोर्ट वॉर की वजह से थोड़ा कुछ दिन हिल गया। ऐसा नहीं है भाई। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट 10-20 दिन, 1 महीना ऊपर हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोकल बिजनेस टेम्पर ना हो उससे। 110% हिट लेंगे, कोई तरीका नहीं है। और क्योंकि ये सप्लाई चेन का ग्लोबल पार्ट है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि लोकल सब सेट रहे और ग्लोबल हिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉसिबल ही नहीं, इलॉजिकल, बेवकूफ़ी वाली बात है। कोई अगर बोलता है मुझे कि लोकल धंधा बेस्ट चल रहा है, ग्लोबल हिट कर गया, नहीं हो सकता। तो हिट तो टॉप पे पड़ा है, नीचे तक वो पहुंचेगा, भूकंप है वो नीचे आएगा, और वो आ रहा है। अब तो फिर भी कंट्रोल में आने लगी हैं चीज़ें फॉर्चुनेटली, लेकिन लास्ट 1-2 महीने में इंडिया ने बहुत ऊपर नीचे देखा है एक्सपोर्ट्स का। क्या ये कहना ठीक होगा कि जो इंडिया में बड़ा है, बड़ी असामी है, वो तो चलो सरवाइव कर जाएगा, और मिडिल लेयर पे जो भी है, MSME, SMB जिसको हम बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ घुट रहा है? 110%। दैट इज ट्रू। 110%। तो गवर्नमेंट का इतना ये सब कहना कि भाई मेड इन इंडिया करेंगे, आत्मनिर्भर होगा, व्हाट इज द पॉइंट? आपको ग्राउंड पे दिखता है ये सब कुछ? देखिए, थोड़े हद तक दिखता भी है, 20, 30, 40% दिखता भी है, लेकिन अगर आप हम अपने आप को कंपेयर करें वियतनाम से, चाइना से, नोवेयर क्लोज। वियतनाम इतना सा देश है इंडिया कंपैरिजन में, इंडिया का एक स्टेट उससे बड़ा होगा। हमें परेशान क्या करती है? हमारी पॉलिसी बना दी सरकार ने। अब ग्राउंड में जब तक वो ऑफिसर और एक बाबू चपरासी तक वो एग्जीक्यूट करने पे आएंगे, एक लोकल पर्सन इतना पैसा खिला चुका होगा उसको कि वो हाथ खड़े कर देगा कि साहब मैंने करना ही नहीं है। आप जितनी जनता हमें देख रही है वो जानती होगी कि अगर आप एक दुकान खोलो, दुकान खोलने के सेकंड डे कचरा वाला सामने आ जाता है लेने के लिए, म्यूनसिपैलिटी वाला, कि साहब कचरे की गाड़ी आएगी, कुछ पैसा दे दो। हम अपने आप को चाइना से कंपेयर करते हैं, हम अपने आप को वियतनाम से कंपेयर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस इंडिया की वैसी नहीं है अभी। हम चाइना बनेंगे नेक्स्ट 50 साल बाद, लेकिन चाइना तब हमसे बहुत आगे निकल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, बिजनेसमैन के सबसे बड़े इश्यूज क्या हैं? एक करप्शन है, हमने बात करी। हाँ। एक हमारी पॉलिसीज हैं, यस, जिसके अंदर ऑफ कोर्स हमारे टैक्सेस हैं, जो कि टैक्स टेररिज्म लोग बोलते हैं उसको। हाँ। और मुझे भी यही लगता है कि रिडिक्युलस है। इंडिया में टैक्सेस प्यूनिटिव हैं, पनिश करने के लिए बनाया, ऐसा लगता है। सर मैं क्या बताऊं, आप ये समझिए कि जब तक आपकी लाइफ में पैसे नहीं हैं तब तक एक इशू है कि सिर्फ पैसे नहीं है। जैसे ही आपके पास थोड़े से पैसे आते हैं, आपके पास 99 अदर इश्यूज आ जाते हैं कि नाउ यू हैव टू पे 30% टैक्स। 50 लाख से ज़्यादा गया इनकम तो 4% सेस लग गया आपका। फिर आपने जो कुछ लिया, दिया, बेचा तो 18% GST दे दिया। टोटल मिला लेंगे तो मोर देन 50% हो गया। मतलब ये सीधा कह दो कि जितना आप कमा रहे हो 50% सरकार को देना है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के रेट हैं ये 50%, जिस लेवल पे वहाँ पर सर्विसेज मिलती है यहाँ पे इस लेवल। बट हाँ, आप कह रहे थे ये क्योंकि डेवलपमेंट इंडिया में जो है, जो हम देखते हैं सड़क पे सड़क नहीं दिखती, गड्ढे दिखते हैं। ऐसा अभी हम अगर बारिश में कंपेयर करें इंडिया को, तो ऐसा कोई हाईवे नहीं है जिसमें गड्ढे नहीं है।
हम दे क्या रहे हैं और हमें मिल क्या रहा है, और अल्टीमेटली होता क्या है, स्कैम्स हो जाते हैं, स्कैम्स हो जाते हैं। इसीलिए तो आप एक ट्रेंड देखेंगे इंडिया में कि जो इंसान थोड़ा बड़ा बनता है, जैसे ही वो मिलियनायर पहुंचता है, कुछ मिलियन कमाता है, वो इंडिया छोड़ने लगता है। उसकी पहली पसंद यूएई होती है, दूसरी पसंद आजकल मालदीव्स होने लगी है। मालदीव्स में आई थिंक इनकम टैक्स ऑन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनीज 3% का है। अच्छा, तो अब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो आप छोड़ के चले जाओगे ना यार। आप 48% एक्स्ट्रा क्यों दोगे ना? 48% के साथ एक और मेंटल एगनी और हरासमेंट का एंगल है जिसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता, नहीं, क्योंकि जब वो होता है तो पता चलता है। वी आर लाइक, सिस्टम हमारा इज लाइक, जब तक तुम कुछ नहीं कमा रहे हो ठीक है, जैसे ही तुम कमाओगे सबसे पहले सरकार को दोगे। उसको किसी ने लोन नहीं दिया, उसको किसी ने हेल्प नहीं दी, उसको किसी ने कंसल्टिंग नहीं दी, उसको सबने हैरास किया मिलके डे वन से। और सिर्फ दोगे नहीं, लीगली वैसे भी दोगे और वैसे भी दोगे, दोनों तरीके से देना पड़ेगा। एंड इफ अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर क्या होता है? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जहाँ हालांकि क्वेश्चन आसान तो नहीं होगा बट इम्पोर्टेंट होगा। हम देखते हैं एक साइड पे हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश के लीडर्स ट्रेड डील्स करते हैं अमेरिका के साथ, ट्रेड डील्स, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ, यहाँ वहाँ, ऑल ऑफ दैट। दूसरी साइड पे आप देख रहे हो कि बिजनेसमैन क्या कर रहा है। ठीक है, ही इज कमिंग ऑन टू योर वेबिनार, ही इज टॉकिंग टू यू, आपको पता है, उसकी बैलेंस शीट दिख रही है आपको। मेरे को भी इन द IRS ऑल आई हैव डन इज डन दैट ओनली। हालांकि मैं गवर्नमेंट की उस साइड पे था, बट सारा टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि बिजनेसेस की हाल क्या है। और जब आप IRS में होते हो ना, तो आपके पास बिजनेसमैन तब आता है जब वो परेशान होता है। हाँ। नहीं तो वो आएगा नहीं आएगा। But you can see everyone's tax returns. You can see everybody's input-output ratios. You can see everybody's input tax rate. So you can see businesses like you can see people on a database in the IRS. मेरा एक्सपीरियंस छोड़ते हैं, आपके एक्सपीरियंस में इन दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे समझा जा सकता है? गवर्नमेंट वहाँ पर ट्रेड डील कर रही है, इतने बड़े बड़े नंबर्स की बात हो रही है, इतने $1 बिलियन की ट्रेड डील होगी, क्या ये ट्रांसलेट करता है नीचे? नहीं करता है, क्या होता है? सर लगभग 50 to 70% ऑन ग्राउंड फेल हो जाता है। अच्छा, इसीलिए फेल हो जाता है क्योंकि अगर मंत्री जी ने घोषणा कर भी दी तो उसके नीचे जितने लोग हैं वो उसको अप्लाई नहीं होने देते इजीली। गवर्नमेंट कोई भी हो, इट डजेंट मैटर, NDA की हो, UPA की हो, कोई भी हो। हाँ। लेकिन जब तक लोकल लेवल पे एग्जीक्यूशन नहीं होगा, एक बिजनेसमैन को सहूलियत नहीं मिलेगी, वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा? आप ये समझ रहे हो कि आप उसका जूस निकाल रहे हो, भैया वो आपके घर की खेती है, आप उसका जूस निकाल लोगे अगर, तो उसी से देश चल रहा है। सरकारी अधिकारियों से देश नहीं चल रहा है, व्यापारियों से देश चल रहा है। MSME इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। हम उसको और खोखला कर रहे हैं बैठ के। हम ऐसी पॉलिसी, चलो पॉलिसी आपने ऊपर बना दी, नीचे कितना अप्लाई हुआ? अगर लोगों को ये ट्राई करना है तो एक बार आप जरा जाके आधार कार्ड में कुछ चेंज करा के कोशिश करिए, आपके जूते घिस जाएंगे कराने में। आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया पे लेवल कितना काम चलता है। आजकल तो सुनने में आ रहा है कि पासपोर्ट नेशनैलिटी का प्रमाण नहीं बचेगा। तो आई एम नॉट श्योर कि लोग जो 70 साल के या 60 साल के हैं, हमारे पेरेंट्स की उम्र के, वो कैसे प्रूव करेंगे अपने आप को, क्योंकि उनके पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो कुछ थी नहीं। तो ऑन ग्राउंड जब एप्लीकेशन की बात आती है तो वो बहुत अलग जा चुकी हैं चीज़ें। अब हमें अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड इनफैक्ट देश को अगर बढ़ाना है, हमें ग्राउंड को ठीक रखना पड़ेगा अपने। ग्राउंड पे वो चीज़ें नहीं वर्क कर रही सर। और ये तब होगा जब टॉप बॉस चाहेगा कि भाई करप्शन नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। क्योंकि लोग हैं ऐसे बीच में, आप मानोगे नहीं, करप्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? नगर निगम से स्टार्ट हो जाएगा, दुकान में स्टार्ट हो जाएगा, आप जाओगे लैंड रिकॉर्ड्स ठीक कराने, पटवारी से स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी, हर कुछ मांग रहे हैं। मतलब एक इंसान उनको मिल जाए कि भाई इसको ज्ञान नहीं है अपने फील्ड का, तो वो आपको पूरी तरीके से चूस लेगा। मैं आपको एक अपने मन की बात बताता हूँ जो शायद मेरे को बतानी नहीं चाहिए, बट मैं फिर भी बताना चाहता हूँ। मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस ही की है। आप सपोज करो गवर्नमेंट में हो, हमको दूर से तो करप्शन दिखती है, बट अंदर क्या होता है कि आप जैसा कोई आदमी या व्यक्ति आता है और जो गवर्नमेंट के उस साइड बैठा होता है ना, उसके दिमाग में ये नहीं होता है कि इसकी मेरे को हेल्प करनी है। 0%। उसके दिमाग में ये होता है कि या तो ये मेरे को बेवकूफ़ बनाने आया है या ये खुद चोर होगा। ठीक है, और अगर ऐसा है तो मैं हूँ दारोगा। जो चोर पुलिस होता है ना बचपन में, चोर पुलिस, दैट माइंडसेट इज वेरी मच रियल। वो इंस्टिंक्ट ट्रिगर हो जाती है एकदम से। और आदमी सोचता है कि यार इसकी गलती कहाँ है, इसकी गलती ढूंढूं। और अगर मैंने इसको फ़ायदा दे दिया, गलती से इसको फ़ायदा दे दिया मैंने, जो कि वैसे मुझे करना चाहिए, पॉलिसी वगैरह सब में लिखा ही है कि यू शुड फैसिलिटेट। अगर कुछ गलत नहीं मिल रहा तो यू शुड,
बट फिर वो फ़ायदा देने में नुकसान बहुत हो सकता है ना मेरा खुद का। क्या पता मुझे कोई बोले कि यार आपने क्यों कर दिया फ़ायदा, ये सब जस्टिफिकेशन आती हैं। बट बात ये है कि मैं हेल्प करना ही नहीं चाहता आपकी। आई डोंट वांट टू हेल्प यू, यू आर नॉट माई फ्रेंड, आई एम ऑन द अदर साइड, आई एम द गवर्नमेंट, यू आर नॉट द गवर्नमेंट, एंड आई विल अप्लाई अथॉरिटी वेर एवर आई कैन। दैट इज़ वेरी ट्रू सर। एंड बिकॉज ऑफ दैट, अब ऑल्सो बिकॉज मेरे पास अथॉरिटी है पर आपके पास पैसे हैं, तो ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? सही बात है। अब आप मेरे को पैसे भी दो। दैट इज़ वेरी ट्रू। अगर ये माइंडसेट है गवर्नमेंट का, तो आप बताओ ये क्या एमएसएमई कभी जिंदगी में खड़ा होगा? दिस आत्मनिर्भर एंड मेड इन इंडिया एंड ऑल ऑफ दीज आर जस्ट वर्ड्स। जब मेड इन इंडिया लॉन्च हुआ था, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, उसके बाद से अगर हम डेटा देखेंगे तो सिर्फ डेटा पेपर पे ही दिखता है मेक इन इंडिया। हाँ, जब हम फॉरेन में एक्सपोर्ट्स करने की बात करते हैं, लोकल में बात करते हैं, अभी भी इंडिया इंपोर्ट सरप्लस है प्रोडक्ट्स में। क्यों है फिर भाई? अगर हमने इतना प्रमोट किया कि हम सोलर पैनल खुद बनाएंगे, राइट, सोलर पैनल हमने बना लिया, एक्चुअल में कहना चाहिए हमने असेंबल किया। रॉ कंपोनेंट्स चाइना से आए, करेक्ट, इंडिया लिया, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस ले लिए, उसको बना के असेंबल कर दिए, अलग अलग टैग लग गया, किसी ने टाटा बता दिया उसको, किसी ने कुछ बता दिया और बेच दिया। ये असेंबल इन इंडिया कहना चाहिए। फिर इसको कंपोनेंट्स जो नहीं बन रहे हैं इंडिया में, उसकी बात करनी चाहिए। सीकेडी कंडीशन में आते हैं, सीकेडी कंडीशन में आ गया, आपने उसको ढांचा खड़ा कर दिया और फिर बोल दिया कि साहब हो गया। आप एक एमएसएमई अगर हिम्मत करें, इंडिया से लोग जितने भी इनोवेटर्स थे अमेरिका क्यों भागते हैं? अमेरिका इसलिए भागते हैं क्योंकि वहाँ इनोवेशन की कद्र है। यहाँ इनोवेशन करेंगे तो इनोवेशन बात की बात है, पहले ग्राउंड लेवल लोगों को सलटाना पड़ेगा आपको कि यार ये मेरे सर पे आ गया। आप एक लोकल व्यापारी से पूछना कि उसको कितनी टेंशन होती है। आपने जितने भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर से बात करी, कितने इंपोर्टर एक्सपोर्टर से बात करी होगी आपने अपनी लाइफ में? सर मैंने लगभग 500 को तो खुद हैंड्स ऑन ट्रेन किया है। हैंड्स ऑन ट्रेन किया। इन 500 में से कोई ऐसा है जिसने रिश्वत ना दी हो? एक भी नहीं होगा। क्या इसमें से व्हाट इज द मोस्ट आउटरेजियस केस ऑफ ब्राइबरी और हरासमेंट यू हैव एवर हर्ड? आउटरेजियस तो बहुत सारे सर, लेकिन जो लेटेस्ट मुझे याद आ रहा है कि आईसी बनाने के 500 रुपये लगते हैं, उसके उसने 8,000 रुपये दिए थे। अच्छा, 8,000 रुपये। एक तो पहले तो ये बताओ कि आईसी बनाने के 500 रुपये लगते क्यों हैं? ये सरकारी जो फीस डीजीएफटी काटा करता था, ये वो हुआ करती थी। अच्छा, ये ऑफिशियल फीस है? ऑफिशियल फीस होती थी, ये डीजीएफटी लेता था हमसे, तो ये वो हुआ करती है। और जब मैं इंडस्ट्री में आया था 6 साल पहले, तो 1 हफ्ते में आया करता था आईसी, आजकल सेम डे आता है। लेकिन भाई की किस्मत ऐसी रही कि सेम डे भी नहीं आया, उसको 8,000 रुपये लगे और 1 हफ्ते बाद आया है। अच्छा, अब उसके बाद एमएसएमई और इन सब में भी रोड़ा फंस रहा है उसका, उद्यम सर्टिफिकेट बनाने में, तो उसमें 5-10 हज़ार और लगेंगे उसके। मतलब एक छोटा सा इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या मिसमैच ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो उसको भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। वो बंदा लोन लेके बिजनेस कर रहा है, वो पहले से लोन के नीचे दबा हुआ है और वो उससे अब आप इसका भी पैसा ले रहा है। अब वो मेरे से बोलता है कि सर मैं अब लोन, बैंक को क्या बताऊंगा मेरा खर्चा कहाँ हुआ? बैंक को ये तो नहीं बता सकता कि मैंने घूस दी है। सही बात। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी साइड की बात करते हैं, हवाला। ओके, किस लेवल पे चल रहा है अभी? सर हवाला जितनी इंडिया की फेयर इकॉनमी है, उससे कहीं बड़ा अनफेयर इकॉनमी भी है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को देखते हैं 100 रुपये का, तो वो 100 रुपये एथिकली बनने से पहले 50 रुपये हवाला से हुआ है। क्योंकि विदाउट अंडर इनवॉइसिंग कोई भी बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट गेम आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ एनी कंट्री नहीं सर्वाइव करता। हमें ऐसा लगता है हवाला सिर्फ इंडिया में नहीं, चाइना में है, अमेरिका में है, अफ्रीका में है, यू नेम इट एंड इट इज़ देयर। नाम अलग अलग हो सकते हैं उसके, कोई उसको हवाला कहेगा, कोई उसको अंगड़िया कहेगा, अलग अलग तरीके फॉर्म्स होते हैं उसके। इट इज़ वेरी मच एग्जिस्टेंट। अगर आप एक सीरियल एक्सपोर्टर इंपोर्टर हो, मैं मान ही नहीं सकता कि आपने नहीं किया हो या आपके सामने नहीं आया हो हवाला। 110% ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि आया ही है। क्यों आया है? क्योंकि अगेन ड्यूटीज टैक्सेस अननेसेसरी की इतने सारे टैक्स कम कर दो। हवाला का और कोई रीजन है? और कोई रीजन नहीं है। लोग फेयर बिलिंग करने लगेंगे। उससे होता क्या है अंडर बिलिंग से कि ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस कम हो जाते हैं। अब मैं अफ्रीका बेचता हूँ तो अफ्रीका में वैट लग रहा है, मान लो किसी पे 30%, किसी 25%। कोई कहीं से लेता होगा तो उसको 25-30% लगता होगा। इंपोर्ट ड्यूटी लगती होगी। इंपोर्ट ड्यूटी अगर 20% है और टैक्स अगर वैट 20% है तो 40% तो वो हो गया। सही बात है। आप उसको घटा दीजिए, आप उसको घटा दीजिए, हवाला खत्म हो जाएगा। जिसको सिरे से कहते हैं ना कि नेस्तो नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस लूज कर देगा अपनी। बिल्कुल। इट इज़ वेरी सिमिलर जो 1980s में हुआ था ना गोल्ड के साथ, कि गोल्ड स्मगल होता था इंडिया में, रेडियो ट्रांजिस्टर स्मगल होते थे, वॉचेस स्मगल होती थी। बिल्कुल अचानक से टूट गई बैकबोन। वैसा ही होगा कि आप उसको फ्री कर दो।
इंडिया में अगर आपको पैसे देखने हैं ग्रोथ के लिए, आप टैक्सेस को अबॉलिश करिए या एक फ्लैट स्लैब लगा दीजिए, कम करिए उसको। आप देखोगे पूरी एमएसएमई जान झोंक के देश को बढ़ाएगा। ये इसमें कोई डाउट नहीं है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, उनके इंसेंटिव्स हैं, दे आर इंसेंटिवाइज टू डू इट, दे वांट टू डू इट। बट यहाँ पर सर्वाइव करना इतना मुश्किल हो गया कि खैर चलो। अब हवाला के स्केल क्या होगा, व्हाट इज द स्केल ऑफ हवाला, और हवाला का जो रुख है, एक तो वो कैसे बदला है, एक बिकॉज डॉलर के एक्सचेंज रेट के हिसाब से क्या उस पर कुछ फर्क पड़ा है, दूसरा क्रिप्टो का क्या सिचुएशन चल रहा है। हाँ, हवाला का रुख सर चेंज हुआ है कुछ समय में, लास्ट कुछ ईयर्स में। क्यों हुआ है? जब से क्रिप्टो और यूएसडीटी ये सब आए हैं एग्जिस्टेंस में, हाँ। तो जितने भी लोग को हवाला करना रहता है सर, डिजिटल फॉर्म में चला गया है वो। तो उस तरीके से मैंने कभी यूएसडीटी को इन्वॉल्व होते हुए देखा नहीं है, लेकिन हवाला को मैंने दूर से काफ़ी अच्छे से देखा है कि ये होता कैसे। जैसे जैसे डॉलर मजबूत हुआ है, रुपए गिरा है, और खासकर ये मेजर इम्पैक्ट मैंने अपनी लाइफ में देखा था हवाला का, वो था अमेरिकन टैरिफ्स के बाद। जब अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ चिपकाए, हवाला का स्केल सडनली बढ़ गया, क्योंकि उनको अंडर इनवॉइसिंग करनी पड़ी। अमेरिकन बायर्स बोलने लगे कि साहब वी कैन नॉट गेट इट फेयर बिल्ड। मतलब अगर वो पहले $100 का करवाता था बिल, अब वो 70-80 का करवा रहा है, क्योंकि इस पर 50% ड्यूटी भर रहा है और टैरिफ्स भर रहा है बैठ के, क्योंकि माल तो उसको लेना है, माल तो लेके रहेगा वो स्केल। अगर आप नंबर्स की बात करते हैं सर, आई थिंक ये 3 फिगर बिलियन डॉलर में होगा, 600-700-800 बिलियन डॉलर, जितना हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है लगभग उतना ही एग्जिस्ट करता होगा ये। प्योर इसका है ना, प्योर। मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा ट्रेड करेंसी एक्सचेंज है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है सर, करेंसी एक्सचेंज बिल्कुल ठीक बात है। और ये बहुत स्मार्ट तरीके से होता है, और फाइनेंस वाले इसको करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हवाला उसका एक इलीगल वर्जन है, बट करेंसी एक्सचेंज दुनिया सबसे बड़ा धंधा है। यस, सबसे बड़ा धंधा है, बिल्कुल ठीक बात है सर आपकी। और हवाला की बात करें तो बिल्कुल अलिखित ट्रस्ट होता है, पता नहीं कैसे, मतलब कोई करार नहीं है आपके बीच में, कोई एग्रीमेंट नहीं, लेकिन पैसा पहुंच जाता है, पहुंच जाएगा, पहुंच वो जाता है। पूरा बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है, वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा है भाई। मैंने एक्सपोर्ट्स में सेलर्स बायर्स को पलटते हुए देखा है कि पेपर पे लिखा है, पलट गए। यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं लिखा और नहीं पलटे, सालों साल वर्ड ऑफ माउथ से चल रहा है। चाहे 10 लाख का हो, चाहे 10 करोड़ का हो, पहुंच रहा है। अब इससे हम आते हैं, ये जो आपने मुझे बताया था अफ्रीका के बारे में, आपने कहा कि अफ्रीका से स्क्रैप इंपोर्ट होता है और ये बहुत बड़ा स्कैम है। क्या हो रहा है इसमें स्कैम में? अभी मैंने एक लिंक्डइन पे अपने आर्टिकल भी डाला था, मेरी टीम ने। मेजर अफ्रीकन कंट्रीज से स्क्रैप एक्सपोर्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ मेटल, बैटरी और रिसाइक्लेबल स्क्रैप बैंड है मेजर अफ्रीकन कंट्रीज से। तंजानिया हो गया, कीनिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, एथियोपिया हो गया। बैंड है, गूगल सर्च करोगे सीधे आएगा, प्रोहिबिटेड है, बैंड है, नहीं ला सकते। आपको चाहिए है तो स्पेशल, आप जो वहाँ उस देश के प्रेसिडेंट हैं उनकी परमिशन के थ्रू आएगा, वो भी स्पेशल केसेस में। एक आर्टिकल जो था उसमें मैंने पढ़ा था और मैंने पब्लिश भी किया हो कि $25 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है इलीगल अफ्रीका से स्क्रैप का। और आपको एक बात जान के ताज्जुब होगा सर, क्योंकि आप IRS रह चुके हैं, कस्टम्स को बहुत अच्छे से देखा आपने जी। इंडिया को एक बात पता है कि अफ्रीका से स्क्रैप एक्सपोर्ट बैंड है, लेकिन इंडियन कस्टम ऑफिसर्स को कोई लेना देना नहीं है। आने दे रहे हैं वो? हाँ, क्यों आने दे रहे हैं? क्योंकि रूल ये कहता है कि जो मटेरियल इंडिया में आ रहा है, फर्ज करिए ग्लास है, इंडिया में बैंड नहीं होना चाहिए। आप इसको जहां से ला रहे हो वहां बैन है कि नहीं है, इंडियन कस्टम्स की जिम्मेवारी नहीं है वो। अच्छा, ये जिम्मेवारी वहां के कस्टम्स जाने, हम अपने देश का कस्टम्स जानते हैं कि हम आने देंगे अगर इंडिया में वो अलाउड है तो। आ रहा है हर चीज मैनिपुलेटेड, पेपर, LC, आपका एयरवे बिल हो गया, आपका जितने इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होगा, हर चीज में मैनिपुलेशन, हर चीज में। आप अगर आपको ये टेस्ट करना है तो आप इंस्पेक्शन एजेंसी से बात करिए कि मेरे को कीनिया में इंस्पेक्शन कराना है, वो बोल देगी साहब बैंड है वैसे तो, लेकिन आप $100 दोगे तो मैं कर दूंगी। एक बात बताओ ऑनेस्टली, मेरे से ये सवाल लोग पूछते हैं और मैं ये ज़्यादातर मैं एक्यूरेटली जवाब दे नहीं पाता। सुपरिटेंडेंट है, इंस्पेक्टर है, कस्टम ऑफिसर है, पोर्ट पे है, बड़े पोर्ट पे, कितने पैसे कमाता होगा महीने के? सर एनीवेयर बिटवीन 7 to 8 फिगर्स खींच लेता है अगर ठीक ठाक बंदा है तो। आपके हिसाब से लिटरली टिपिकल एस्टिमेट क्या है? पोर्ट पे पोस्टेड है, अगर वो की पोजीशन पे है और उसके अंडर हैं चीजें, 50 लाख 1 करोड़ महीने कहीं नहीं जा रहे। मेरा एस्टिमेट भी यही है, कहीं नहीं जा रहे उसके। यही है, 50 लाख 1 करोड़ एक महीने का, 1 महीने कमा रहा है वो, जिसके अंदर स्पीड मनी है,
सब सब बीच में कुछ कुछ छक्के उसके लग गए तो लग गए, कोई दे गया उसको। और ये बंदा एक है 50 लाख 1 करोड़ का कमा रहा है महीने के, और ये 6 महीने की पोस्टिंग है, या ये 12 महीने की पोस्टिंग है, या ये 15 महीने की पोस्टिंग है, तो ये 15 करोड़ बन गए हैं इसके। बन गए। अब ये पैसे का क्या कर रहा है ये पैसे सर जनरली अगर आप ब्लैक मनी को डंपिंग का देखते हैं तो 2 ही हमारे इंडिया में रिजॉर्ट हैं, रियल एस्टेट और गोल्ड। ये 2 खरीद लो गायब हो जाता है। रियल एस्टेट खरीद लीजिए आप, एग्रीकल्चरल लैंड 95% आपका ब्लैक खप जाएगा वहाँ पे। गोल्ड हवाला वाला खरीद लीजिए बिना जीएसटी वाला, जिसको हम चोरी का गोल्ड कहते हैं, खत्म। अगर आप सपोज करो कि इंडिया में कुछ स्मगल करना चाहते हो, कुछ स्मगल कर रहे हो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही मतलब फेक करेंसी ही ला रहे हो, या आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर ब्रिंगिंग वेपन्स और बिल्कुल ही टेररिज्म लेवल की चीज जिसपे यूएपी ही लग जाए, वो मैं नहीं कह रहा। बट अगर आप कोई स्क्रैप टाइप की चीज ला रहे हो, स्क्रैप की बात करते हैं, ठीक है, हाँ, पता ही है कि नहीं आना चाहिए, इलीगल है, या किसी लेट अस, आई विल नॉट स्पेसिफाई, बट लेट अस से सम सॉर्ट ऑफ सीड्स आर बीइंग इंपोर्टेड व्हिच आर बैंड, या जिसके लिए एक स्पेशल लाइसेंस चाहिए, आपके पास लाइसेंस है नहीं, आपको पता है इंपोर्टर अगर आपका कंटेनर अंदर आ गया तो लिटरली 50 लाख का माल है और 5 करोड़ में बिकेगा आते ही, कितना पैसा दोगे कस्टम वाले को? सर मैंने तो दिया नहीं है कभी, लेकिन हाँ, फ्रेट फॉरवर्डर आराम से सेट करा सकता है आपके लिए, अगर वो ट्रेडिशनल फ्रेट फॉरवर्डर आपका पुराना है तो। मतलब इट इज़ ईजी। कितना ईजी? अगर आपके पास 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है काम का, आपने 6, 7, 8 बार डील कर रखी है फॉरवर्डर के साथ, आराम से सेट करा देगा आपका। 10% भी दे दोगे, ही बी मोर देन हैप्पी। 10% किसका? ऑर्डर वैल्यू का? टोटल वैल्यू का सर। 50 लाख है तो 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, क्योंकि वो ये भी जानते हैं वो लोग कि क्या आ रहा है, तो वहाँ नेगोशिएशन हो सकता है कि 5 करोड़ की बात है तो भाई तू इतना कमाएगा तो मेरा इतना बनता है, मांग सकता है। इट इज़ अप टू द मूड कि क्या मांग रहा है फॉरवर्डर, क्या मांग रहा है ऑफिसर। आपको क्या लगता है कस्टम वाले ज़्यादातर एक्सटॉर्शन करके पैसे मांगते हैं और लेते हैं, या कमाते हैं, या उनको ऑफर करे जाते हैं और वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, या स्पीड मनी से चलते हैं? सर जितना मैंने अपने एक्सपोर्टर्स की डील में देखा है, उनका पेपर वर्क अटक जाता है तब मांगा जाता है कि पेपर वर्क उनके पास पूरा नहीं था। अगर फर्ज करते हैं कि जैसे एग्जांपल, इंडिया में अगर आपको स्टील इंपोर्ट करना है तो SIMS स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम एक है, ठीक है, तो उसमें सिम्स में रजिस्ट्री करनी पड़ती है आपको, ऑर्डर टू ऑर्डर। अगर आपने वो नहीं करा तो एक छोटा सा लूप होल है जो कि बाद में भी हो सकता है। अब उस पर पेनल्टी होगी, पेनलाइज करा जाएगा। मान लो कोई नहीं कर सकता, अगर किसी वजह से उसके पास लाइसेंस नहीं है या कुछ गलत करा है उसने, अब वो खिलाएगा पैसा, अब वो खिलाना चालू करेगा पैसा। तो स्काई इज द लिमिट सर, फिर कितना भी मांगा जा सकता है, क्योंकि यू आर स्टक ओवर देयर। जब तक वो पेपर कंप्लीट नहीं होगा माल तो नहीं आएगा बाहर, वो फिर सीधा ऑक्शन किया जाएगा। तो ऑफिसर्स भी माल बोलते हैं कि भाई या तो तू छुड़वा ले इसको। अब हमको नहीं बोलेंगे, वो ऑफिसर्स इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो फॉरवर्डर के पास इन्फॉर्मेशन आएगी कि तुम देख लो भाई, ऐसा है, करवा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सीज कर लेंगे, रखा रहने दो, कोई बात नहीं। बेचारे जो नए नए इंडियन एक्सपोर्टर रहते हैं, इंपोर्टर रहते हैं, लालच के चक्कर में फंसते हैं। मेजर ड्राइविंग फैक्टर उनका ग्रीड है कि सिस्टम नहीं समझना है, ले आना है, जो होगा देखा जाएगा, और फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता। ये सिंपल से फिलॉसफी है जिस वजह से इंडियन एक्सपोर्टर इंपोर्टर पिटते हैं। चाइनीज़ यही तो मास्टर हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, व्यूअर्स को भी। तंजानिया मेरी कंपनी है, चाइनीज़ की तो वहाँ कंपनी के साथ दुकान है, घर है, और वेयर हाउस भी साथ में चल रहे हैं फुल टाइम। मतलब वहाँ 2 ही कम्युनिटी एग्जिस्ट करती हैं, एक है गुजराती ईस्ट अफ्रीका में और दूसरे हैं चाइनीज़। अब आप सोचो, चाइनीज़ चाइना छोड़ के वहाँ रह रहा है 5 साल से, उसने पूरे नेटवर्क बिल्ड कर लिया है, आराम से नेटवर्क बिल्ड कर लिया, और उसका बैंक ने उसको लोन दे रखा है कि जा तू बिजनेस कर, कोई दिक्कत नहीं है, चाइना से माल वहाँ बेच, क्योंकि अफ्रीका के पास तो कुछ है नहीं बेचने को सब्जी भाजी के अलावा, तो चाइना से वहाँ बेचो। अब आप ये देखिए कि गवर्नमेंट लेवल तक इतना आपको फेवरिंग हो रही है कि जाओ बेचो, जो करना है करो, वहाँ पे कंपनी सेटअप करो, लोकल वेयर हाउस खोलो, दुकानें खोलो, एम्प्लॉयज़ हायर करो, एवरीथिंग। इतना आगे चल रहे हैं वो हमसे हर चीज़ में। हम इंडियंस क्या है कि एक तो सीखते नहीं है, दूसरा रिस्क नहीं लेते, और तीसरा हमारा सिस्टम हमें तोड़ देता है। तीनों जगह से हम पिट जाते हैं कि यार जाएं तो जाए कहाँ। रिस्क लेने वाले तो चलो हैं, फिर भी बिजनेस करने वाले हैं यहाँ पे, कम्युनिटीज़ हैं, कर लेंगे रिस्क, वो ले लेंगे, वो न्यूजीलैंड में जाके भी बच जाएंगे, वो रशिया में भी बच जाएंगे, खोल लेंगे दुकान, दे विल डू इट। बट ये जो आप बात बोल रहे हो ना, ये, और जो बार बार मैं भी बोल रहा हूँ, ये करप्शन और ये हरासमेंट और
ये पूरा का पूरा सिस्टम जो लिटरली गुंडे की तरह बैठा होता है सर के ऊपर, कंधे के ऊपर आपके तलवार रख के, यस, ये दिक्कत है। बहुत बड़ी दिक्कत है सर। अभी हालत ये होने वाली है कि अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो जिनके पास स्किल्स है वो इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे। फिर कौन नहीं भागेगा? अब बताओ ना, कोई क्यों नहीं जाएगा? वो इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे। वो बोलेंगे साहब मैं क्यों रहूं यहाँ पे, मैं बीवी बच्चे माँ बाप को लेता हूँ, जाके एक रेंट का घर ले लूंगा बाहर और रहूंगा कम से कम, और जहाँ मेरे टैक्सेस कम लगेंगे। हाँ, चलो मैं रेंट पे दे दूंगा। अगर आप यूएई भी जाते हो एग्जाम्पल, तो महीने का रेंट कितना हुआ आपका? 2 लाख रुपए। अच्छे घर में रहो, डिसेंट सा 2 लाख में अच्छा घर मिलेगा आपको रेंट। हाँ चलो ठीक है, ठीक ठाक मिल गया। आपने साल भर में तो यहाँ टैक्स दे दिया था 40 लाख। आपने अगर 1 करोड़ कमाया तो 30% तो यहाँ टैक्स का चढ़ा दिया, 18% जीएसटी का चढ़ा दिया, तो 48 लाख तो इंडिया को दे दिया। वहां जाके अगर उसमें 2 लाख भी रहा तो 24 लाख रुपए की रहाइश रही उसने, तो भी उसने 50% बचा लिया। एक मैंने सुना है ना, आई हैव हर्ड इट फ्रॉम समबडी, और मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हैं तो आदमी बहुत अच्छे और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, पर डिल्यूजनल भी हैं थोड़े से, और बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है, आई कांट नेम हिम। और उनके मुंह से मैंने ये सुनी बात कि यार इस टाइप की बातें कभी नहीं करनी चाहिए, और इंडिया को ही तो दे रहे हो ना आप, यू आर पेइंग फॉर नेशन बिल्डिंग, यू आर पेइंग फॉर इंडिया। अब वो आदमी सारी ज़िंदगी जो है सरकारी नौकरी में रहे हैं, लाइक आई सेड, बहुत बड़े बहुत जाने माने आदमी हैं। ज़िंदगी में उन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया है, ज़िंदगी में कभी उनको इस चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं पड़ा होगा कि क्या मेरे को टैक्स देना है, मेरे को घर के लिए क्या बचाना है, नहीं, बोला लाइफ इज़ सॉर्टेड, पीछे से सॉर्ट होगी और गवर्नमेंट ने सॉर्ट कर दी होगी। पॉइंट इज, आई एम नॉट सेइंग ही इज करप्ट, बट आई एम सेइंग दैट उनको वो वाली फाइट नहीं हुई है जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन को इधर होती है। इस चीज़ का क्या जवाब दिया जाए उनको, अगर आज की डेट में मैं दे पाऊँ उनको? सर अगर उनका कहना इतना सही होता तो इंडिया में जो मारामारी हो रही होती वो होती ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहली चीज़, अगर आप एक शानदार लिविंग जी रहे हो, आपका सब कुछ फाइनेंसेस सॉर्टेड हैं, तो आप सामने वाले का पेन नहीं देख पाओगे। फिर तो इस हिसाब से हॉस्पिटल्स भी नहीं खुलने चाहिए कि सब तो हेल्दी हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड देयर शुड बी अ सल्यूशन, क्योंकि इंडिया को हमें बढ़ाना है। देशभक्ति क्या है? देशभक्ति ये है कि हमारा देश बढ़े। देश कैसे बढ़ेगा? जब हम खुद बढ़ेंगे। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि देश बढ़ाने का कोई स्पेशल तरीका है। कोई स्पेशल तरीका नहीं है, आपको खुद के फाइनेंसेस को बढ़ाना पड़ेगा, तो देश अपने आप बढ़ेगा। एक सिविलियन इससे ज़्यादा देशभक्त नहीं हो सकता। एक सिविलियन जाके हाथ में बैरेटा लेके नहीं खड़ा हो सकता, जाके AK-47 लेके कि मैं खड़ा हूँ, वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस का काम है। एक सिविलियन क्या कर सकता है? क्या कमाए और देश में पैसा रुके। अब रुके मतलब उसके बैंक में रुके, ताकि सरकार उसको यूज करे पैसे घुमा के और कमाने के लिए, ना कि टैक्स भरने के लिए। आप सोचो ना, अगर MSME कुछ कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, तो क्या करेगा उसका? वो अपनी बेटी की शादी पे लगाएगा, ही विल गो टू सम वेकेशन, ही विल बुक अ रिजॉर्ट, ही विल बाय अ कार, हर जगह टैक्स देगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। और उसकी अगर पीठी तोड़ दोगे आप 40-40 50-50% टैक्स लगा के, व्हाट विल यू डू? ये जो लिंकेज है ना, कि आपका फर्ज बनता है कि आप पहले तो पैसे कमाओ, जैसे मर्जी कमाओ, है ना, उसके बाद आप जो है मतलब नेशन बिल्डिंग के लिए, सो कॉल्ड नेशन बिल्डिंग के लिए जो भी आपको जमा करना है। आप ये देखिए सर कि आफ्टर टैक्स इनकम पे भी अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो टैक्स है। हाँ, गाड़ी का टैक्स अलग दिया, रोड टैक्स उसमें अलग दिया आपने। बिल्कुल, रोड डिप्रिशिएटिंग एसेट है वो। बेस्ट केस सिनेरियो है, आपको इनकम टैक्स में थोड़ा सा उसका रिलीफ मिल जाएगा, बस। बट वो भी कोई खास तो फर्क नहीं काट लो पड़ता 10%, ठीक है। 1 करोड़ की गाड़ी है तो 10%, 10 लाख काट लो, 10 लाख की तो 1 लाख काट लो, ठीक है। लेकिन टैक्स कितना ले लिया आपने उससे? सीधा सीधा उठा के 30% ले डाला। और इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है बात कि ऑलरेडी इंडिया में जो गाड़ी बिक रही है बहुत महंगी है नॉर्मल से, डबल, लगभग डबल, लगभग डबल के हिसाब से चल रही है, लगभग डबल। और ये क्यों है? सरकार का टैक्स। सरकार का टैक्स। जो कंपोनेंट्स है वो इंपोर्ट होते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कम होती है, सारी चीजें लिए जा रहे हैं, तब जाए कहाँ इंसान? मतलब आफ्टर टैक्स इनकम पे और एक और टैक्स। मैं अपने लोगों को इवेंट्स में बताता हूँ कि भाई जो आप खर्चा कर रहे हो, आपने अपने बीवी बच्चों को पैसा दिया है तो आफ्टर टैक्स था। अब अगर आपकी बीवी ने जाके एक उससे कपड़ा खरीदा तो उस पर GST फिर से लग गया, बिल्कुल फिर से लग गया उसका टैक्स, कि वो तो आपकी इनकम पहले से टैक्स थी, अब उस पर दोबारा टैक्स दे दिया आपने कि चलो 2-3 बार जाने दो, फिर टैक्स, देन अगेन टैक्स, देन अगेन टैक्स। तो वो परेशानी का सबब बनेगा हमारे लिए, क्योंकि इनकम वैसे नहीं बढ़ रही है देश की। आप बहुत सारे बिजनेसमैन को देखते हो और बहुत सारे सरकारी अफसरों के साथ भी पाला पड़ता होगा उनका। आप सरकारी अफसरों को भी जानते ही होगे, देखते ही होगे। अगर एक बिजनेसमैन को मैं बोलूं
कि आपको अपना बिजनेस छोड़ के वो वाला काम करना है जो एक सरकारी अफसर कर रहा है, कस्टम का अफसर बनना है आपको चेक करना है इक्विपमेंट जो है, कंटेनर आ रहे हैं, कंटेनर क्लियर करने हैं। और अगर मैं उसको बोलूँ कस्टम ऑफिसर को या गवर्नमेंट सरकार के अफसर को कि आपको बिजनेस करना है, आपको क्या लगता है क्या होगा, कौन किसका काम कर पाएगा? बिल्कुल स्वैप कर देता हूँ मैं प्लेसेस दोनों के। कस्टम्स ऑफिसर बिजनेस तो कतई नहीं कर पाएगा, 100% नहीं कर पाएगा, कतई नहीं कर पाएगा, बुरी तरीके से पिटेगा। क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल से उठाऊं सर, मुझे मालूम है कि बिजनेस करना सबके बस का रोग नहीं है। 100%। किसी की एक आम कस्टमर की जेब से पैसा निकलवाना, चाहे इंडिया में हो चाहे फॉरेन में हो, एक सिस्टम चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए। पेपर पे पेन घिसना अलग बात होती है, आपको अगर किसी की जेब से पैसा निकलवाना है तो दैट इज अ होल डिफरेंट सिनेरियो। इंडियन बिजनेस ओनर वो काम करना सीख लेगा 4 महीने में, कस्टम्स वाले को सीखने में एक्चुअली वो अपनी अकड़ में रह जाएगा। इंडियन ऑफिसर्स की एक समस्या तो ये है कि अकड़ इतनी बड़ी है कि नीचे ही नहीं आते। मैं जहां रहता हूं सर, वो तो पूरा राजनीतिक क्षेत्र है, सब वहां मतलब अपनी अकड़ में जी रहे हैं। ऑफिसर हैं तो साहब मैं अधिकारी। आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हुआ करते थे, तो ही वॉज समवेयर अराउंड 65। वो अफ्रीका में एक बड़ी सी MNC हिटाची नाम था आई थिंक सो, या कुछ ऐसी ब्रांड थी, तो उससे वो रिटायर हुए। फिर वो मेरे पास आए, ट्रेनिंग वेनिंग ली। ब्रांड का नाम हिटाची था, कुछ था मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ था। जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि फहद आई हैव अ बिग नेटवर्क इन अफ्रीका, आपकी कंपनी तंजानिया में है, मैं नाइजीरिया गया, मैं घाना गया, मैं यहाँ गया, मैं नायरोबी गया, मैं लुसाका गया, मैं इधर गया, आदिस अबाबा गया। मैंने बोला वेरी 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 नाइस सर, वंडरफुल, फिर तो आपके लिए आसान होगा। हाँ, इट विल बी वेरी इजी फॉर मी। आ गए, सीखा उनने। सीखने के बाद आप मानोगे नहीं, उस बंदे ने आई थिंक सो अपनी प्राइड के चक्कर में 10 लोगों से बात नहीं करी। अच्छा? मैं कैसे बात करूंगा इससे? अच्छा, मैं कैसे बात करूंगा, ये मेरे से कैसे नेगोशिएट कर सकता है, मैं तो वहाँ काम कर चुका हूँ। मैंने बोला सर, आप तब एक कंपनी के समथिंग XYZ थे वहाँ पे, अब आप रिटायर कर गए हो, अब आप कोई नहीं हो, अब आप खुद हो जो हो। जो लोग आपका फ़ोन तब उठाते थे अब वो फ़ोन नहीं उठाएंगे। तब आपकी कंपनी आपके सर के पीछे खड़ी थी कि कंपनी विल फंड योर एम्बिशंस, कि जो करेंगे साहब, गाड़ी आएगी, घर आएगा, सिक्योरिटी मिलेगी, घूमोगे। अब अगर जो भी आप करोगे वो आपको अपने निजी पैसे से करना है। वो उनका आई ओपनर मोमेंट था कि यार ये बंदा तो सच बोल रहा है, लेकिन इतना सच बोलने के लिए मैंने तो रेडी ही नहीं था सुनने के लिए। तो ये तो प्राइवेट अधिकारी थे। अब सरकारी को देख लोगे तो साहब, भाई साहब, अगर उसके पास एक गाड़ी भी है, बुलेरो भी है टूटी फूटी सी, वो भौकाल जो झाड़ेगा इंडिया में। मैंने देखा उनको कि साहब वो गाड़ी पे कपड़ा तक नहीं मारते 10 साल तक, कि मैं कैसे गाड़ी साफ कर सकता हूँ अपनी। US का प्रेसिडेंट मार लेगा अपनी गाड़ी में। बराक ओबामा को देख लो, बर्गर खरीदते हुए दिख जाएगा आपको, एक्स प्रेसिडेंट। ये नहीं दिखेंगे साहब, क्योंकि साहब प्राइड में इतनी ज्यादा प्राइड होती है सर। सबसे ज्यादा गत पता है किसकी होती है? अधिकारियों के बच्चों की। उनको वो पैसे की आदत हो जाती है, फिर वो पैसे वो खुद कमा नहीं पाते, फिर परेशान हो रहे होते हैं। मैंने बहुत क्लोजली देखा है कि भाई नहीं हो रहा है, कैसे आएगा। तो आपको वो सर झुका के काम करना सीखना पड़ता है। बिजनेसमैन कैन लर्न द टैक्टिक्स ऑफ एन ऑफिसर, बट ऑफिसर को प्राइड छोड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। मैं कहता हूँ चलो सपोज प्राइड छूट भी गई, तब भी वो एप्टीट्यूड नहीं होगा उसमें। एंड द रीजन आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन इज बिकॉज एक ऑफिसर, एक टैक्स ऑफिसर का बिजनेस, उसका काम, उसकी रोजी रोटी और ब्रेड एंड बटर ये है कि आप अपने असेसी को मैनेज करो। यही है ना? यही है, असेसी बिजनेस करता है। yes. अगर आपको यही नहीं पता कि बिजनेस चलता कैसे, तो आप क्या मैनेज करोगे उसे? 90% को नहीं पता है सर कैसे चलता है। मेरा तो फंडामेंटल क्वेश्चन, दिस इज माय क्वेश्चन टू द फाइनेंस मिनिस्टर, टू द फाइनेंस सेक्रेटरी, प्लीज एक्सप्लेन टू मी, यू रन द मिनिस्ट्री and much of the tax, particularly indirect tax, comes from businesses. Do your officers understand business at all? मैं बैलेंस शीट दूंगा, पढ़ पाओगे? 10 में से एक भी नहीं पढ़ पाएगा। अगर आप 10 में से एक पढ़ नहीं पाते, अपनी जिंदगी में कभी सेल क्लोज नहीं करी है, आपको यही नहीं पता CVR क्या होता है, तो कहाँ से कर लोगे आप टैक्स ऑफिसर? यार कैसे बताओ मेरे को, समझाओ। दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम आई फेस इन माई लाइफ फ्रॉम बोथ साइड्स। जब मैं वहाँ था तब भी मेरे को इस चीज़ से इरिटेशन होती थी, जब मैं बाहर आया तो मेरे को और ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इतना बड़ा डिवाइड बन चुका है। क्या कैसे बढ़ेगा इंडिया, मेरे को बताओ ना। मैंने बिजनेस करा है, मैंने बिजनेस देखा है, मैंने बिजनेस एडमिनिस्टर करा है, मैंने बिजनेस को शो कॉज नोटिस भी दिए हैं, और मैंने वो एंजॉय करा। एडमिटेडली मेरे को उस वक्त नहीं पता था, आई वॉज नॉट वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ। बिजनेस एक ब्यूटीफुल चीज़ होती है अगर अच्छे से करा जाए तो। yes.
उसको ना बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और सिर्फ मेहनत की बात नहीं है, वो जब बनता है तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल मशीन। यस, अच्छे बिजनेसेस वो होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और आप उनको डिस्कवर कर लेते हो। जो पहले डिस्कवर कर लेता है उसका बन जाता है। ऊबर ऑब्वियस था कि कहीं ना कहीं एक बिजनेस है, एक प्लेटफॉर्म आएगा यस, जो बायर को, ड्राइवर को और राइडर को कनेक्ट कर देगा। बढ़िया। जोमेटो सेम, सही बात इट है। इज़ अ ब्यूटीफुल मशीन। यस, जब वो बनता है ना तो सोसाइटी पूरी तरीके से बेनिफिट करती है। हाँ, अगर आप टैक्स करना चाहते हो, व्हाट इज योर जॉब? आर यू कलेक्टिंग मनी? यू नॉट अ मनी कलेक्टर, यू आर अ टैक्स अथॉरिटी। यस, A tax is levied on certain things. Those things are business operations. Again, I say, if you do not understand business, you are not worthy of being a tax officer. सच बात है, ट्रू। तो अगर ऐसा है तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट को वी शुड पैक एंड वी शुड सेंड देम होम, और वी शुड से कि जाके पहले तो बिजनेस करके आओ। अगर तुम बिजनेस कर पाए ना तो ठीक है, देन यू आर वर्दी ऑफ बीइंग अ टैक्स ऑफिसर, अदरवाइज यू गो होम। सच बात है, ट्रू। अब हालांकि ये कोई बात पहले बोलता नहीं, पर हमने तो बोल दी, और हमने ये एक्सपीरियंस करके साफ बता रहा हूँ मैं। सर, बिजनेसमैन का पेन अगर कोई सुन लेगा ना भारत में तो रो देगा बैठ के। उसको द पेन एंड द ब्यूटी बोथ रो देगा बैठ के, सच बात है, ट्रू। हाँ। जब सिस्टम्स बन के खड़े होते हैं तो आपको लगता है यार ये मैंने 5-10 साल जो घिसा है ये उसका रिजल्ट है। मतलब इट इज लाइक योर चाइल्ड, कि आपने Yeah, उसको I mean- पैदा किया, बड़ा किया है। हाँ हाँ, और उसको यार मतलब देखो, एक इस टाइप की चीज को ढूंढने में जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, आप ढूंढ कर दिखाओ, और एक ऐसी मशीन बनाओ जो आपके लाइफस्टाइल को फंड करे खुद, यस, और लोग लीगली आपको किसी ना किसी वजह से उसके पैसे दें। इसका मतलब आपको एक ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो हर कोई कर नहीं पा रहा नहीं है। कर पा रहा है। आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी किसी की लाइफ में कि वो आपको पैसे से एक्सचेंज करने पे रेडी हो रहा है, यस, और उसके बाद आपको इसको स्केलेबल मशीन के तरीके से चलाना पड़ेगा। यस। चला के दिखाओ। स्कूल का 99% फेल्ड। स्कूल का साइंस का प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये तो भूल जाओ। सच बात है, ट्रू, एग्रीड, This is the, I think this is the reality of business, and I don't एग्रीड। very much empathize with that, and also appreciate it when I hear the problems that it faces, and much of the problems that it faces because I know very intimately. I think थोड़ी सी एक यूनिक पोजिशनिंग में इसलिए मैं आ गया हूँ क्योंकि मैं था और मैंने देख लिया है सब कुछ पूरी तरीके से, गुड बैड अगली में समझ चुका हूँ। यस, और मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस से कोई मतलब नहीं किसी को। ये बात तो सच है सर। हैरेस करने आते हैं लोग कि आप व्यापार कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? नहीं, ये एक फंडामेंटल assumption ही है, ये चोर होगा। चोर होगा, हाँ, टैक्स चोर। नहीं, फंडामेंटल चोर है, फंडामेंटली ही चोर है। और तो और सिर्फ चोर नहीं है, फंडामेंटली इमोरल है। अगर ये आदमी बिजनेसमैन है और ये बिजनेस कर रहा है तो इसका मतलब ये दिन और रात प्रॉफिट के बारे में सोचता है। हाँ। ये फंडामेंटली है ही एक निचले दर्जे का ह्यूमन बीइंग। ही इज नॉट अ नोबल ह्यूमन एट ऑल। सच बात है। अगर ये अजम्पशन है मेरी, गोइंग होम है ना, स्टार्टिंग सिटिंग इन ऑफिस, द फर्स्ट फाइल कम्स, माय अजम्पशन इज यार मनी एक्सटॉर्टिंग आ गया है तो ऐसे लेना है पैसा। दिस इज एन इमोरल ह्यूमन। अब मैं तो आई एम सुपीरियर, नो, आई एम अथॉरिटी, मैं लॉ के उस साइड हूँ, जज कर सकता हूँ मैं, जज कर सकता हूँ, आई कैन जज यू मॉरली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली। राइट, हाउ विल आई एवर अलाउ यू दैट रिफंड? आई विल नॉट अलाउ। सच मेरे को तो जो मिलेगा मैं तो वो लगाऊंगा। अगर मेरे साथ में कोई क्वेरी आ गई नीचे से और आपको अगर उससे फायदा हो रहा है, मुझे पता है आप मेरे सामने आकर रो रहे हो, जेन्युइन ही बंदा लग रहा है, बट नहीं, मैं तो साइन करके दे दूंगा आपको कि यार प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज ब्रिंग दिस सर। डॉक्यूमेंट्स। जीएसटी के ऐसे ढेर केस खुलते हैं डेली लगभग कि जस्टिफाइड नहीं था, चलो अब इस पे जीएसटी लगा दो, इसमें इनकम टैक्सेस को इनकम मान ली जाए। या एनीवे, सो द फ्रस्ट्रेशन इज वेरी रियल, वेरी रियल, and I also feel it, and I stand with you and the business community that you support. यस। मैं उनके, देयर मस्ट बी ब्लैक शीप, कुछ लोग होंगे जो गड़बड़ काम करते हैं, उनके लिए हम नहीं करते, वी विल नेवर अलाउ, नेवर सपोर्ट, बट फॉर द मोस्ट पार्ट अ बिजनेसमैन इज डूइंग मच ऑफ द हार्ड वर्क दैट दिस कंट्री इज रिलाइंग ऑन। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, 100%। बिजनेसमैन बैक ऑफ कर जाए तो देश क्रम्पल होने में 1 साल नहीं लगेगा, धड़धड़ा के गिरेगा। प्रॉब्लम ये है, बेचारा बैकआउट कर नहीं सकता, और ये सबको पता है, उसके बाद ऑप्शन नहीं है। बट अगर होने लगा, और होता ही है, मतलब देखो आप हो ही रहा है जिस हिसाब से। सर, अगर एक बड़ा बिजनेसमैन इंडिया छोड़ के चला गया तो उसे बैक ऑफ ही कहेंगे इंडिया के लिए, तो छोड़ दिया देश, तो उस हिसाब से तो फिर बहुत बैकऑफ होता है। उस हिसाब से ढेर भर हो रहे हैं सर, ढेर भर हो रहे हैं। जैसे ही इंसान पहला करोड़ अपना कमाता है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते भाई कहाँ जाऊँ मैं, पहले मेरे पूछते हैं ऑप्शन, क्योंकि मेरे पास स्ट्रगलर भी है, सक्सेसफुल भी है, अल्ट्रा सक्सेसफुल भी, किधर जाना है, कहाँ जाऊँ,
ये मेरा पैसा है, मैं इसको पार्क करना चाहता हूँ दुबई, खोल दूँ कंपनी। पहला सवाल उसका आया था, कंपनी खोल देता हूँ मैं, वहाँ पैसा लूंगा अपना। इंडिया में जितने डिजिटल बिजनेसेस थे सर, मेजर छोड़ के चले गए, बॉलीवुड एक्टर्स छोड़ के चले गए देश को। हाँ, सबने बाहर घर खरीद रखे हैं, दुबई में सबके घर हैं, सबके घर हैं, सबके घर हैं। रियलिटी टीवी में अभी एक भाई साहब आए थे, बड़े बिल्डर हैं वहाँ के। हाँ, उन्होंने बोला कि साहब एम्प्लॉइज का पैसा नहीं काटना चाहिए, ऐसा ऐसा होता है। उन्होंने शाहरुख खान के नाम पे टावर भी खोले हैं, टावर खोला है। यस, मैंने बोला बहुत सही बात है, नहीं काटना चाहिए। अब लेकिन एक इंडियन बिजनेसमैन का सोचो कि 48% तो पैसा दे के बैठा है, अब तुम उसको बोल रहे हो कि अपने घर से काट के देते एम्प्लॉय को, तो कहाँ से देगा वो? वो क्राइसिस जब आई है तो उसका बिजनेस क्रम्पल हो गया। तुम एक ऐसी कंट्री में बैठे हो भाई साहब जहां पे 5% वैट के अलावा कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ पे 48%। आर यू जोकिंग? दिस कंट्री विल नेवर प्रोग्रेस जब तक आप एमएसएमई और बिजनेस को बिल्कुल बूस्ट नहीं देते ना, उसको फ्री हैंड नहीं देते। आपको लगता है कि आप सैलरी इंडिविजुअल पे टीडीएस काट काट के देश बना लोगे? डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल? सर बिजनेस पे भी कटता है, हर जगह काट रहा है। मेरे को तो अब, मुझे खुद अपने बिजनेस में लगता है, मैं अकाउंट्स वाले को फोन करता हूँ, इसको पैसा 50,000 दे दूं कि नहीं दे दूं। पहले ये लगता था कमाए नहीं है तो कैसे दूंगा, अब कमा लिए तो इसको दूं कि नहीं दूं, कितना टीडीएस काटना है मुझे इस पे। और टीडीएस काटा है तो फाइल किया है, अब मैं अलग हिसाब रख रहा हूँ। और मेरे साथ साथ ऐसे पता नहीं कितने बिजनेसमैन हिसाब रख रहे हैं बैठ के कि भाई साहब टीडीएस काट रहा हूँ मैं बैठ के, टीडीएस नहीं कटा तो, और दाएं बाएं घूम रहे हैं कि साहब सीए बोल रहा है आपका कि आपने इस पे काटना चाहिए था। हमारे देश को एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैपिटलिस्ट बूस्ट चाहिए, 100%। अगर वो हमको नहीं मिलेगा ना तो हम नीचे ही जाएंगे। और देख लेना आप, द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन विच इज़ इवॉल्विंग, वो हमारे लिए फेवरेबल तो है नहीं, और वो धीरे धीरे और ख़राब ही होगी। और आप नमूना देखना है तो देखो चाइना को, आपको पता है उसकी स्टेट पॉलिसी उसके बिजनेसमैन से इनडिस्टिंग्विशेबल है। आई विल क्वालिफाई दैट स्टेटमेंट। आपने मुझे बताया कि कोई टैंजानिया में चाइनीज़ है, बैठा है, और उसकी गवर्नमेंट उसको शेयर देती है। इट इज़ द स्टेटेड पॉलिसी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो अल्टीमेटली चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली इंटरेस्ट में है, वो आपको जो चाहिए वो दे देंगे। उनको नहीं फर्क पड़ता आपके बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कोशिश जिस दिन जरूरत पड़ेगी आपको डेथ पेनल्टी भी हो जाएगी। सही बात है। बट तब तक आपको कमाने ना $1 बिलियन का प्रॉफिट आप कर लो। बट इफ इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर चाइना दैट यू इम्पोर्ट योर चिप्स टू अफ्रीका, यू विल बी गिवन एवरी सपोर्ट। और आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि क्लियरेंस, गवर्नमेंट की सपोर्ट, फाइनेंस, जो बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, सब कुछ आपको ऐसे हाथ में दिया जाएगा। गवर्नमेंट उसको पुश करती है, यहाँ पुल करती है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, एटलीस्ट देयर इज नो क्लैरिटी कि यार आप बिजनेस हो तो आप बिजनेस हो, हम गवर्नमेंट है तो हम गवर्नमेंट हैं। वी आर कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटीज एंड वी मे और मे नॉट सपोर्ट यू नो। चाइना ने अभी क्या किया था, चाइना ने कीनिया में रेल नेटवर्क बिछाया, कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज में बिछाती रहती है। कीनिया डॉलर के कर्ज तले दबा हुआ था, लोन था अमेरिका का। कीनिया, चाइना बोलता है कोई बात नहीं, हम पे ऑफ कर देते हैं डॉलर में, आप हमें देते रहना अपनी करेंसी में। अब क्या किया चाइना ने, उनको एक ऐसे कर्जे में दबा दिया है जो नेक्स्ट 100 साल तक चुकाएगा अफ्रीका। लगभग पूरा कॉन्टिनेंट चुका रहा है बैठ के। युगांडा में बन रहा है रेल, कीनिया में बनेगी, तंजानिया में है, हर जगह चाइनीज रेल है। बनाते जा रहे, कर्ज में डालते जा रहे हैं। मतलब उन्होंने एक ऐसा मनी बैंक तैयार कर दिया है कि अगर चाइना कल को स्ट्रगल भी करा थोड़ा सा, तो आ रहा है ना ब्याज, आने दो ना। बेल्ट रोड इनिशिएटिव पूरा इन्होंने बढ़िया, वो तो खैर अलग लेवल पे चल रहे हैं। बट आप ये देखो कि उसकी स्ट्रैटेजी के पीछे उसका फ्रंट फेस क्या है? उसका फ्रंट फेस सिपाही नहीं है, बिजनेसमैन है। वो जाके बिजनेस लेकर आएगा अमेरिका से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ पर वो मैन्युफैक्चर। उसका फ्रंट फेस हमेशा से बिजनेसमैन रहा है, और उसकी पावर के पीछे बिजनेसमैन खड़ा है सामने। चाइना तब तो आगे है। एग्जैक्टली। चाइना वर्ल्ड को डोमिनेट क्यों करता है? बिजनेस के दम पे। हम यहाँ पे बिजनेसमैन को डोमिनेट करते हैं। ये शिफ्ट है, दिस इज द ओनली शिफ्ट वर्थ टॉकिंग। बट हमेशा आपसे बात करके अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप ग्राउंड से बात करते हो ना। थैंक यू सो मच। मैं जब बाकी लोगों से बात करता हूँ तो बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं, सारी मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यू नो, दे आर डिफरेंट, एब्स्ट्रैक्ट बातें करते हैं। मेरे पास सर ग्राउंड वाले ही तो आते हैं परेशान होके, उनका ही तो सपोर्ट अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? सरकारी अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं। नहीं, मेरे प्लेटफॉर्म का भी कोई फायदा नहीं है अगर मैं दोनों साइड्स को कनेक्ट ना कर पाया। 100%। ठीक है, पॉलिसी मेकर अपनी जगह हैं और वो देखते होंगे और दे आर वॉचिंग, दे शुड वॉच दिस।
और जो ग्राउंड पे लोग हैं वो भी देखते होंगे, और अगर वो देखते होंगे तो दे शुड ऑल्सो वॉच दिस एंड रियलाइज दैट देयर इज अ कनेक्शन पॉइंट, और टू वट एवर एक्सटेंट आई कैन इस कनेक्शन को रीइंफोर्स करना, मुझे लगता है एटलीस्ट मेरा कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग पे इस डायरेक्शन में होना चाहिए सर, सवाल उठने चाहिए, सवाल, हाँ उठने चाहिए, हाँ, और मतलब टू वट एवर एक्सटेंट यार आई कैन extend support to the people who are building the economy. Whether or not the government at some point brings out a policy or not, I don't want to wait for it. जो अपने बस का है हम वो करेंगे. सही बात है. एटलीस्ट अवेयरनेस कर सकते हैं तो वो तो हम करेंगे ही. राइट. थैंक यू फहद जी, प्लीज कंटिन्यू द गुड वर्क. थैंक यू सो मच सर. सपोर्ट करते रहो, लोगों को सिखाते रहो, बताते रहो, हमारे साथ पॉडकास्ट भी करते रहो. 100% सर. और हमसे जो होगा हम आपको सपोर्ट करने के लिए करेंगे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.